Hey guys, welcome back to Rocket Learning. So with full josh, let us start our new chapter, Features of the Indian Constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट चैप्टर में सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना। फिर सेकेंड चैप्टर में जैसे हम आए हमने देखा कि प्रीएम्बल क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है वो प्रीएम्बल है। हमने देखा कि प्रीएम्बल में क्या लिखा है, जो भी गोल्स हमें इंडिया के लिए अचीव करने हैं वो सब लिखे हैं प्रीएम्बल में। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि उन गोल्स को हम कैसे अचीव करेंगे, वही सब लॉज के फॉर्म में, शेड्यूल्स के फॉर्म में, आर्टिकल्स के फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी क्या स्पेशलिटी है, ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से एकदम अलग हो जाता है ना। तो कुछ तो स्पेशलिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वही सारी चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन द लास्ट 2 लेसन्स वी स्टडीड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। पहले जो हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया है। ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया है। किसने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। We studied its preamble and understood terms like sovereign, socialist, secular, democratic, republic. सेकेंड चैप्टर में हमने preamble के बारे में पढ़ा और preamble में कुछ टर्म्स दिए हुए थे, उनका मीनिंग हमने समझा। जैसे कि सोवरेन मतलब क्या होता है, अगर कोई कंट्री अपना डिसीजन लेना चाहती है तो कोई भी जो अदर कंट्री है वो उस कंट्री में डिसीजन में इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो होता है सोवरेन। इंडिया इज़ अ सोवरेन कंट्री हम बोलते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है तो बाहर की कोई कंट्री उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती। फिर सोशलिस्ट मतलब गवर्नमेंट जो है वो सभी के लिए इक्वली सोचती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है उसको हटाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट। तो इंडिया जो है एक सोशलिस्ट कंट्री है। फिर इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मतलब क्या कि हम किसी भी एक धर्म को नहीं मानते, हम सारे रिलीजन्स को, सारे धर्मों को एक जैसा ट्रीट करते हैं, उसे हम कहते हैं सेक्युलर। और इंडिया का कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, बहुत सारे रिलीजन इंडिया में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। फिर डेमोक्रेटिक मतलब क्या कि इंडिया के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। वोटिंग करते हैं हम लोग, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। रिपब्लिक मतलब क्या कि इंडिया के जो लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चुन रहे हैं, खुद से सिलेक्ट कर रहे हैं, उसे कहते हैं रिपब्लिक। तो ये सारा जो है ये हमारे गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं और काफ़ी हद तक इंडिया ने इन सबको अचीव कर लिया है। The goals expressed in the preamble are the characteristic features of our constitution as well. अब जो preamble में ये सारे terms दिए गए ना बड़े बड़े, ये सारे constitution के features ही हैं। ये सब constitution की क्या है, specialities हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ specialities हैं constitution में, इन सब के अलावा भी कुछ features हैं और वो features जो है वो हम पढ़ेंगे इस chapter में। Apart from this, the constitution also has other features. We shall try to understand these in the present chapter. अब इन सब features के अलावा भी कई सारे features हैं जो हम इस chapter में पढ़ेंगे। सबसे पहला और important feature जो है वो है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म जो है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। फेडरलिज्म मतलब क्या, तो इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। हम क्या बोलते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, पहला तो होता है फेडरल स्टेट और दूसरा होता है यूनिटरी स्टेट। अब फेडरल मतलब क्या, देखिए अगर इंडिया की बात करते तो इंडिया इन दोनों में से क्या है, इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री या फेडरल स्टेट। ऐसा क्यों, बिकॉज इंडिया में अगर आप देखोगे तो 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है ना। अगर हम बात करें पूरे इंडिया को कौन हेड कर रहा है, पूरे इंडिया का जो भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हम कह सकते हैं कि पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन चलाता है, तो जो भी पार्टी जीत कर आती है, तो अभी कौन सी पार्टी है, मोदी सरकार है, भाजपा, तो वो जो हो गई वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी भी अपनी अपनी अलग से गवर्नमेंट होती है। जैसे कि महाराष्ट्र, इसकी अलग से गवर्नमेंट है।
उत्तर प्रदेश, इसकी अलग से गवर्नमेंट है ना, जहाँ का जो मेन होता है उसे हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, स्टेट का जो मेन होता है उसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो यही है फेडरल सिस्टम की विशेषता कि फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो होती ही है जो पूरे देश को चलाती है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स की भी अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक ही गवर्नमेंट होती है, पूरे कंट्री की सिर्फ एक गवर्नमेंट होगी, स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट नहीं होगी। तो इंडिया कौन सा कंट्री है? इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री या इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट। तो इसी को कहते हैं फेडरलिज्म। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फेडरल सिस्टम। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? फेडरल सिस्टम या फिर फेडरलिज्म। इन कंट्रीज with large territories and huge population, government is run by a federal system। अब इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे बहुत बड़ी टेरिटरीज हैं, टेरिटरीज मतलब यहाँ पे स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र है या दिल्ली है या दीव दमन है, अंडमान निकोबार है, ये सब क्या है? स्टेट्स हैं। देखिए इंडिया में कुछ तो स्टेट्स हैं और कुछ हैं यूनियन टेरिटरीज। अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्या फ़र्क है? स्टेट्स की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी जो है इनकी भी अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। लेकिन फ़र्क ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि पूरे कंट्री की एक गवर्नमेंट है, वो कंट्री की तो गवर्नमेंट रहेगी ही और स्टेट्स की भी अपनी गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर रहती है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कौन रहेगी? ये सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यूनियन टेरिटरी जो है वो भले ही इंडिया में रहती है, लेकिन इसकी जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी अलग चलती है ना। इसकी गवर्नमेंट आप देखोगे पूरी अलग चलती है। जैसे कि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है वो इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है। मतलब दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो अपने आप में ही आप देखोगे अलग चलती रहती है, वहाँ के रूल्स जो है वो अलग बनते रहते हैं, हालांकि है वो इंडिया में ही, है ना। तो ऐसा जहाँ की गवर्नमेंट अपने आप में थोड़ी सी अलग चलती रहती है उसको हम बोल देते हैं यूनियन टेरिटरी। मतलब आप इंडिया में ही रहो लेकिन अपनी गवर्नमेंट अलग से चलाओ, ठीक है। तो ये है यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे बात की गई है कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ की लार्ज टेरिटरीज़ हैं, मतलब बड़े बड़े यहाँ पे बहुत स्टेट हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग अभी 140 करोड़ के आसपास है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद एक अकेली गवर्नमेंट अगर पूरी कंट्री को चलाए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में क्या होता है? फेडरल सिस्टम होता है। मतलब एक ही गवर्नमेंट पे सारा काम नहीं होगा। एक गवर्नमेंट तो होगी लेकिन वो मेन गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश पे काम करेगी। लेकिन जो देश के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं, कंट्री के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स की भी क्या होगी? अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? फेडरल सिस्टम कहते हैं। रूलिंग अ लार्ज टेरिटरी फ्रॉम अ सिंगल कैपिटल सिटी इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्ट बट may also lead to the neglect of some far flung areas। तो अगर कोई बड़ी टेरिटरी है, टेरिटरी मतलब लैंड का एरिया, लैंड का अगर कोई एरिया है तो उसको टेरिटरी बोलते हैं। तो इंडिया जो है वो लैंड का एरिया है, लैंड है पूरा। तो इंडिया जो है एक टेरिटरी है, लेकिन बहुत बड़ी टेरिटरी है। ये पूरा इंडिया जो है ये इतनी बड़ी कंट्री है और अगर पूरी कंट्री को हम एक कैपिटल में से, मान लो ये दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में से अगर हम पूरी कंट्री को रन करना चाहें, पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखना चाहें तो वो पॉसिबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री को सिर्फ एक प्लेस पे बैठकर कुछ लोग अगर देखते हैं तो हो सकता है कि जो कोने में जो एरियाज़ हैं वहाँ तक रीच ना कर पाए ये लोग, है ना। कुछ फार फ्लंग जो एरियाज़ है, लाइक ट्राइबल एरियाज़ है, आसाम की आदिवासी लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उनको हो सकता है कि वहाँ पे जो है डेवलपमेंट ना हो पाए। इसीलिए इंडिया ने फेडरलिज्म को अपनाया है कि सिर्फ एक ही सेंटर पे बैठ के हम काम नहीं करेंगे, बल्कि अपने अपने स्टेट्स की क्या कर देंगे? अलग अलग गवर्नमेंट बना देंगे और फिर वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से वहाँ का काम कर लेगी। people residing there cannot participate in the affairs of the government। अब अगर एक ही कैपिटल से हम चला रहे हैं पूरी कंट्री को, एक ही प्लेस से पूरी कंट्री को चला रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे लोग जो है वो कंट्री के काम में अपना पार्टिसिपेशन ना दिखा पाए, है ना। Therefore गवर्नमेंट्स फंक्शन एट 2 levels इन द फेडरेशन। इसीलिए अगर फेडरल सिस्टम है या फेडरेशन है, मतलब ही फेडरल सिस्टम, अगर कोई कंट्री में फेडरेशन या फेडरल सिस्टम है तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट
दो लेवल्स पे काम करती है। कौन से दो लेवल? एक तो सेंटर का लेवल, सेंटर मतलब पूरे कंट्री की एक गवर्नमेंट, और दूसरा कौन सा लेवल? दूसरा स्टेट का लेवल, हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट। तो ये सेंटर गवर्नमेंट तो हमेशा रहेगी जो पूरे कंट्री पे रूल करेगी, लेकिन उसके अंडर में क्या रहेंगी? स्टेट गवर्नमेंट रहेंगी। फिर द गवर्नमेंट एट द सेंटर carries out tasks like defense of the entire country, foreign policy, establishing peace, etc. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? वो बड़े बड़े जो भी मुद्दे हैं, बड़े बड़े जो भी टॉपिक है उस पर ध्यान फोकस करेगी, उस पर फोकस करेगी। अब बड़े बड़े टॉपिक जो कि कंट्री से रिलेटेड है ना, उस पर कौन काम करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो टॉपिक स्टेट से रिलेटेड है फिर उस पर कौन काम करेगा? ऑफकोर्स स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे, जो पूरे इंडिया से रिलेटेड है, पूरे देश से रिलेटेड है, उस पर कौन काम करेगा? जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी मतलब अगर इंडिया और कोई अदर कंट्री है, मान लो चाइना है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? फाइट हो गया। तो अब इस पे डिसीजन कौन लेगा? आर्मी वगैरह को ऑर्डर देना है कि फाइट करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो ये डिसीजंस कौन लेगा? बताइए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट लेगी? तो ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। क्यों? क्योंकि ये पूरे कंट्री से रिलेटेड टॉपिक हो गया। तो पूरे कंट्री से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर काम करती है। अब फॉरेन पॉलिसी मतलब जो भी दूसरे कंट्रीज़ के साथ हमारे रिलेशंस होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं फॉरेन पॉलिसी में। स्टैब्लिशिंग पीस बनाना अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। आपने देखा होगा कई बार कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो क्या करते हैं कि बहुत बार अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि वो लोग जो है उन लोगों के साथ हमारी अच्छी फ्रेंडशिप बन जाए और पीस बन सके, एक शांति का माहौल बन सके हर जगह। क्योंकि फ्रेंडशिप, हमारे जितने भी फ्रेंड्स ज़्यादा बनेंगे, जितनी भी कंट्रीज़ हमारे ज़्यादा फ्रेंड्स बनेंगी, उससे क्या होगा कि वो हम लोगों को हमारे बुरे टाइम्स में सपोर्ट कर पाएंगी, हम भी उनको उनके बुरे टाइम्स में सपोर्ट कर पाएंगे। और ऐसे जो भी युद्ध होते हैं, जो भी फाइटिंग होती है, वो भी नहीं होगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, सॉरी, जो स्टेट नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं और फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो इसके तीन नाम हो गए। पूरी कंट्री की एक गवर्नमेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर क्या बोलते हैं? यूनियन गवर्नमेंट, या फिर क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तीनों नाम कुछ भी बोल सकते हैं। और जो स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है अलग अलग, उसको हम क्या बोलते हैं? एक ही नाम है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। इट कैरीज आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर कंट्री। और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है? पूरे कंट्री का, एंटायर कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। द गवर्नमेंट दैट ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन दैट वी लिव इन इज कॉल्ड एज स्टेट गवर्नमेंट। अब ऐसी गवर्नमेंट जो किसी रीजन का, रीजन मतलब यहाँ पे स्टेट, किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, किसी स्टेट पर रूल कर रही है, उस गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर महाराष्ट्र पे जो रूल कर रहे हो वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे कि महाराष्ट्र पे शिवसेना है ना, वो पार्टी जीत के आई तो वो रूल करेगी, तो वो क्या है? यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? उसको देश से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है देश से मतलब नहीं है, लेकिन वो मेनली किस पे फोकस करेगी? कि स्टेट पे फोकस करेगी। अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है तो उसको कुछ रूल्स बनाने हैं, लाइक अभी कोरोना है तो उसको लॉकडाउन लगाना है, तो वो उसका जो भी पावर है वो कहाँ तक रहेगा? सिर्फ महाराष्ट्र तक ही रहेगा। महाराष्ट्र में वो लॉकडाउन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है तो यूपी में जाके बोलते कि यूपी में लॉकडाउन होगा, नहीं, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? अपने अपने स्टेट में लॉज बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एग्जाम्पल दिया गया है वही महाराष्ट्र का, कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या करेगी? महाराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो भी लॉज वगैरह बनाने हैं, जो रूल करना है, वो सब। सिस्टम ऑफ रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री कोऑपरेट
cooperatively by the government at two levels making laws about different subjects is called federalism. तो यहाँ पे फेडरलिज्म की डेफिनेशन दी हुई है, आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में व्हाट इज़ फेडरलिज्म, तो ये पूरी हो जाएगी डेफिनेशन. द सिस्टम ऑफ रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री कोऑपरेटिवली बाय द गवर्नमेंट एट टू लेवल्स. एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम क्या करते हैं, एक पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, लेकिन पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हम एक ही लेवल से नहीं चला रहे, क्या कर रहे हैं, हम दो लेवल से चला रहे हैं और कॉर्पोरेटिवली चला रहे हैं, मतलब मिलजुल कर चला रहे हैं. और ये दो लेवल्स कौन सी, एक तो सेंट्रल वाली लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट. ये हो गई दो लेवल से. मेकिंग लॉज अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे वो क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं. लाइक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस पे लॉ बनाएगी, जो भी सब्जेक्ट्स, जो भी टॉपिक्स पूरे इंडिया से रिलेटेड है उस पर वो लॉ बनाएगी. और स्टेट गवर्नमेंट किससे लॉ बनाएगी, कि जो भी सब्जेक्ट स्टेट से रिलेटेड है उस पर वो लॉ बनाएगी. उसी को हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म किसको बोलते हैं, द सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी भी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं कोऑपरेटिवली, मतलब मिलजुल कर चला रहे हैं. तो यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट जो है वो मिलजुल कर चला रही है. कौन सी दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट और एंड स्टेट गवर्नमेंट. और यहाँ पे बाय द गवर्नमेंट एट टू लेवल्स, दोनों लेवल्स जो हैं वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं. मेकिंग लॉज अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर ये क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं और ऐसे गवर्नमेंट चलाते हैं. और इसी गवर्नमेंट के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं. इन शॉर्ट फेडरलिज्म हम किसको बोलते हैं, एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो दो लेवल्स पे वर्क करती है. कौन सी दो लेवल्स, एक तो पूरे सेंटर वाली लेवल और दूसरी स्टेट वाली लेवल. तो ऐसा सिस्टम जो है गवर्नमेंट का जिसमें गवर्नमेंट दो लेवल्स पे वर्क कर रही है, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म. ठीक है. उसके बाद देखना है सेपरेशन ऑफ पावर्स. अब पावर्स कैसे सेपरेटेड है इन दोनों की. सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास क्या पावर है ना, पूरे देश पे जो राज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास क्या अपनी पावर्स रहेंगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी क्या पावर्स रहेंगी. इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स फॉर मेकिंग लॉज बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इतनी बड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है, उसमें क्या बोला गया है कि उसने पहले से ही बता दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने पहले से ही बता दिया है कि यूनियन गवर्नमेंट के क्या क्या काम रहेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या काम रहेंगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन में देख के ही ये लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. लेट अस सी विच गवर्नमेंट इज एंट्रस्टेड विथ व्हाट सब्जेक्ट्स. और आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन 3 वेरियस टाइप्स ऑफ लिस्ट. अब देखिए क्या हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की लिस्ट बताई गई है. ठीक है, 3 लिस्ट दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में. ये लिस्ट कौन कौन सी है, 3 लिस्ट जो है. सबसे पहली लिस्ट तो है यूनियन लिस्ट. ठीक है. अब यूनियन लिस्ट है, नाम से ही पता चलता है यूनियन लिस्ट में जो भी टॉपिक्स लिखे होंगे उस पर काम कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट. दूसरी जो लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट. अब स्टेट लिस्ट फिर से नाम से पता चलता है कि स्टेट लिस्ट में जो भी काम दिए गए रहेंगे वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट. और तीसरी जो लिस्ट होती है वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट मतलब क्या, कि ऐसी टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, ऐसे सारे काम इसमें लिखे गए हैं जो इन दोनों को मिलकर करने हैं, यूनियन गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी. तो ये 3 टाइप की लिस्ट बताई गई हैं किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट द फर्स्ट लिस्ट इज कॉल्ड, अभी वही दिया गया है इस पूरे पैराग्राफ में कि जो पहली लिस्ट है वो कौन सी है, यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं. सब्जेक्ट्स मतलब कि 97 टॉपिक्स लिखे गए हैं उसमें, 1 2 3 4 करके 97 तक. और ये टॉपिक्स क्या है कि किस किस एरिया में यूनियन गवर्नमेंट को काम करना है. जैसे कि एक एरिया तो हो गया फॉरेन अफेयर, है ना, इसमें यूनियन गवर्नमेंट को काम करना है. तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं किसमें, यूनियन लिस्ट में. द स्टेट लिस्ट इज़ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. ये जो है ये हमारी सेकेंड लिस्ट है, कौन सी, स्टेट लिस्ट. और ये स्टेट लिस्ट में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उस पर कौन काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट. और इसमें कितने टॉपिक है, कितने सब्जेक्ट्स है, तो 66 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. तो ये हमारी 2 लिस्ट हो गई, यूनियन लिस्ट जिसमें कितने सब्जेक्ट है, 97 सब्जेक्ट हैं और इस पर काम कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट. दूसरी हो गई स्टेट लिस्ट जिसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 66 सब्जेक्ट है, इस पर काम कौन करेगा,
स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों लिस्ट के अलावा और एक लिस्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें कितने सब्जेक्ट्स है, 47 सब्जेक्ट्स है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी टॉपिक्स है, जो भी काम दिए गए हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि 47 सब्जेक्ट्स हैं, तो इस पे कौन काम करता है, तो इस पे दोनों गवर्नमेंट काम करती है, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट भी। बोथ गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉस ऑन सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस पे ये दोनों गवर्नमेंट काम करती हैं एक साथ। If a subjects come up that is not included in any of the list, the union government is entitled to make laws on it. These powers are termed as residuary powers. तो रेसिडुअरी पावर्स क्या होती है कि देखिए 3 लिस्ट तो बना दी, लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कब बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, 1947 के आसपास, है ना। 1949 में कंप्लीट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं थी, जैसे टेक्नोलॉजी उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं थी। उनको आइडिया भी नहीं था कि आगे चल के इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हो जाएगी, मोबाइल फ़ोन्स आ जाएंगे, कंप्यूटर्स आ जाएंगे, लैपटॉप्स आ जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी पे कोई लॉ बनाया ही नहीं। लेकिन आज की जब हम बात करें तो बहुत सारे आप देखोगे कि जो हैकिंग वगैरह होती हैं उन पे लॉज बनाए गए हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे वो बहुत समझदार थे, उनको पता था कि आगे चल के कुछ ना कुछ ऐसे नए नए टॉपिक आते जाएंगे जिस पे लॉज बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि अभी हमने जिन टॉपिक्स पे लॉज नहीं बनाए हैं उस टॉपिक पे आगे चल के जो यूनियन गवर्नमेंट है वो लॉज बना सकती है। आगे की जो भी गवर्नमेंट होगी वो क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है। तो ये जो पावर दी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यूनियन गवर्नमेंट को, उसी को बोलते हैं रेसिडुअरी पावर्स। ठीक है, कि अगर कोई टॉपिक है जो तीनों भी लिस्ट में नहीं है, ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना तो स्टेट लिस्ट में है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, लेकिन हमें लगता है कि उस पर लॉ बनाना ज़रूरी है, तो फिर उस पर लॉ कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, कि कोई टॉपिक पे अगर लॉ बनाना है और वो जो टॉपिक है वो तीनों लिस्ट में नहीं है तो उस पर लॉ कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट। और यही जो पावर है यूनियन गवर्नमेंट का उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअरी पावर। तो ये आपको याद रखना है, रेसिडुअरी पावर किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इफ़ अ सब्जेक्ट कम्स अप दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट देन द यूनियन गवर्नमेंट विल मेक लॉ ऑन इट एंड दिस पावर इज कॉल्ड एज रेसिडुअरी पावर। फिर देखते हैं डू यू नो। हर बार आ जाता है ये डू यू नो कर करके पढ़ना तो पड़ेगा। डिविजन्स ऑफ पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक। अब डिवीजन ऑफ पावर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये यूनिक है। यूनिक कैसे है, क्योंकि हमने देखा कि 3 जो लिस्ट है वो बनाई गई है और अलग अलग गवर्नमेंट को अलग अलग काम दिया गया है। It enables the union government and state government to bring about the country's progress by cooperating with each other. इसी की वजह से जो यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है ये दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको क्या क्या काम करना है। वो सब लिखा है किसमें, यूनियन गवर्नमेंट का काम लिखा है यूनियन लिस्ट में, स्टेट गवर्नमेंट का काम लिखा है स्टेट लिस्ट में। दिस ऑल्सो एनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री। और ऐसे इंडियन सिटीजन्स जो है, इंडिया के जो लोग हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ता है कंट्री में, कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं और हमको तो वोट करना है, तो वोटिंग से ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हु डील्स विथ व्हाट सब्जेक्ट्स। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, हमने 3 टाइप की लिस्ट तो देखी। कौन कौन सी लिस्ट, यूनियन लिस्ट, फिर क्या देखा हमने, स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट कौन सी देखी, यस, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, लेकिन इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है वो है ये सारे। डिफेंस यानी कि आर्मी से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर देना है तो कौन देगा, यूनियन गवर्नमेंट। फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करना, फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि इंडिया है, इंडिया की जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, बाहर की कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, उन सब के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना, ये भी कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट। वॉर एंड पीस, अगर किसी देश के साथ लड़ाई हो जाती है तो उसको शांति में कन्वर्ट करना, वो भी कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट। करेंसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो उस पर कौन लॉज बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट। जैसे अभी करेंसी जो है वो चेंज होती जा रही है ना, आपने देखा होगा कि अभी नए नोट आ गए हैं और पहले जो थे वो पुराने नोट थे, तो ये भी पावर किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। इंटरनेशनल ट्रेड करना है, इंडिया का जो कुछ माल है, कुछ
चीज़ें हैं वो बाहर जाती हैं, कुछ चीज़ें बाहर से हम खरीदते हैं, तो ये सारा इंटरनेशनल ट्रेड है कि किसी और कंट्री के साथ में ट्रेड करना, तो उस पर भी डिसीजंस कौन लेता है? यूनियन गवर्नमेंट। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या काम करेगा? एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी लॉज है अपने स्टेट में वो बना सकता है। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना मतलब शांति बनाए रखना, जो झगड़े वगैरह होते हैं छोटे मोटे उनको देखना। लोकल गवर्नमेंट बनाना या उनके लिए कोई लॉज बनाना। लोकल गवर्नमेंट जो है हमने 6th क्लास के सिविक्स में पढ़ा था, है ना, नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद, ये सब आता है लोकल गवर्नमेंट में। फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात है तो स्टेट गवर्नमेंट देखता है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कहीं पे बनाने हैं तो वो हेल्थ के एरिया में आ गया। फिर प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन यानी जेल वगैरह में कोई लॉज वगैरह जो होते हैं वो सब कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। फिर कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? कॉन्करेंट लिस्ट में तो पहले आएगा क्या कि जो दोनों गवर्नमेंट एक साथ मिलके काम करते हैं वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, है ना, कि लोगों को जॉब नहीं मिल रहे हैं ज़्यादा, तो जॉब से रिलेटेड जो भी लॉज है वो कौन बना सकता है? दोनों भी गवर्नमेंट मिल के बना सकती है। फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी है, पेड़ लगाओ आंदोलन होते हैं बहुत सारे, वो सब भी, या पॉल्यूशन कम करना है, तो ये सारी चीज़ों पे लॉज कौन बनाएगा? दोनों भी गवर्नमेंट मिल के बनाएगी। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, पैसे से रिलेटेड या समाज से रिलेटेड कोई भी लॉ। फिर पर्सनल लॉ बनाना है कोई। फिर एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड लॉज भी जो है वो दोनों गवर्नमेंट मिलकर बना सकती है। तो ये सारे हो गए, तीनों भी लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं इसके बारे में। ओके, तो आगे हमें पढ़ना यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, वो हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब कुछ समझ आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया है। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच। और सेकेंड लेक्चर जो है वो भी देख लेना याद से, ताकि आपको पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आ